वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो ये है डेली करंट अफेयर्स फॉर 7th एंड 8th ऑफ जून। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है गाइस, आप इनको कवर कर लीजिएगा जिससे कि आगे आने वाले एग्जाम्स में, चाहे वो प्रीलिम्स के एग्जाम लिख रहे हो चाहे मेंस लिख रहे हो, आपके आगे आने वाले जो भी एग्जाम में उत्तराखंड के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर या यूपीएससी जो भी एग्जाम लेता है, सबके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस बताना चाहूँगा, लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको जरूर ज्वाइन कर लेना, इसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गैस बताना चाहूँगा, साथ साथ लोअर पीसीएस मेंस के लिए, एफआरओ मेंस के लिए और एडवोकेट जनरल आरओ मेंस के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है। तो जो भी कैंडिडेट्स आते हैं कि वो अपनी परफॉर्मेंस टेस्ट करें या उनकी परफॉर्मेंस कैसी है उसको चेक अगर करना चाहते हैं तो वो मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है और फुल प्रिपरेशन बैच भी चल रहा है, तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं जिससे कि उनकी परफॉर्मेंस टेस्ट हो पाए इससे पहले कि यूकेपीएससी यानी कि उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन आपकी परफॉर्मेंस को टेस्ट करे। चलिए स्टार्ट करते हैं 7th और 8th जून के करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है ताजमहल के ऊपर। देखिए, ताजमहल के ऊपर कई सारे लोग कह रहे हैं कि ये पहले तेजो महल था, क्योंकि अभी देखा जा रहा है हाल ही में कि अलग अलग जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, जितने भी धार्मिक स्ट्रक्चर्स हैं जिनके ऊपर भी विवाद है, उन सब के ऊपर डिस्कशन चल रहा है आज के टाइम पे। तो ताजमहल को भी पहले तेजो महल कहा जा रहा था। तो ये न्यूज़ राइटर कह रहे हैं कि ओवर द ईयर्स कई सारे लीडर्स ने रिपीटेडली ये कहा है कि ताजमहल जो है वो एक हिंदू टेम्पल था और शाहजहाँ से पहले वो एक हिंदू टेम्पल हुआ करता था। शाहजहाँ ने उसको तुड़वाकर वहाँ पे ताजमहल बना दिया। सम लीडर्स क्लेम दैट द मॉन्यूमेंट वाज इन फैक्ट अ शिवा टेम्पल। तो कुछ लीडर्स का तो ये भी कहना है कि वो एक शिवा टेम्पल था, यानी शिव जी का मंदिर था जिसका नाम तेजो महल था और जो ओरिजिनली एक हिंदू रूलर ने बनवाया था। द तेजो महल क्लेम वॉज फर्स्ट मेड बाय हिस्टोरियन नेम्ड पी.एन. ओक इन अ बुक रिटन इन 1989। जो तेजो महल का जो क्लेम था ये सबसे पहले सर्वप्रथम पी.एन. ओक ने अपनी किताब जो उन्होंने 1989 में लिखी उसमें उन्होंने उसका जिक्र किया। अगर हम ताजमहल के बारे में देखें तो ताजमहल क्या है, ये एक वाइट मार्बल से बना हुआ मौजोलियम है, यानी कि मकबरा है, जो यमुना नदी के आगरा में राइट बैंक पे सिचुएटेड है, यानी कि राइट किनारे पे। ये दुनिया का वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आता है और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी है। 1632 से लेकर 1648 तक बनवाया गया था शाहजहाँ के ऑर्डर पे और 1653 में इसका जो कॉम्प्लेक्स था वो कंप्लीट हुआ बन के। उसके अंदर इसमें इंडो इस्लामिक और टिमुरिड आर्किटेक्चर है। इसके अंदर एक मॉस्क है, यानी कि एक मस्जिद है और एक गेस्ट हाउस है। उसके बाद फिर ब्यूरल प्लेस है यहाँ पे शाहजहाँ की बिलवेड वाइफ मुमताज़ महल का। तो मुमताज़ महल को और शाहजहाँ दोनों को इसी में ही दफनाया गया है। इट इज़ रिनाउंड एज एन इमोर्टल सिंबल ऑफ लव। द एक्सटीरियर ऑफ द मोजोलियम इज़ एडॉर्न्ड विद कैलीग्राफी ऑफ कुरानिक वर्सेज। यानी कि जो एक्सटीरियर है मोजोलियम का, मकबरे का, वो कुरानिक वर्सेज यानी कुरान की जो आयतें हैं वो इसमें लिखी गई हैं। देर आर मिनारेट्स एट द 4 कॉर्नर्स। 4 कॉर्नर्स पे चारों मिनारेट्स हैं। द प्लेटफॉर्म ऑन विच द मोजोलियम स्टैंड्स। टू द साउथ ऑफ द टॉम्ब इज़ द गार्डन दैट इज़ डिवाइडेड इनटू क्वाड्रेंट्स बाय वाटरवेज। तो साउथ में, दक्षिण में मकबरा का जो टॉम्ब है, टॉम्ब के दक्षिण में वाटरवेज के थ्रू डिवाइडेड है गार्डन। तो गार्डन बहुत ही सुंदर गार्डन बना हुआ है, उसको 4 टुकड़ों में काट रखा है। अकॉर्डिंग टू द एशर द गार्डन वॉज मॉडल्ड ऑन द एंशियंट पर्शियन कॉन्सेप्ट ऑफ द गार्डन ऑफ पैराडाइज। तो एशर का कहना ये है जो गार्डन जो बना हुआ है ताजमहल में, वो जो पुरानिक टाइम पे जो पर्शियन कॉन्सेप्ट हुआ करता था गार्डन ऑफ पैराडाइज का, उस हिसाब से बनाया है जिसको मुगल्स ने अडॉप्ट किया है। तो अगर हम तेजो महल की थ्योरी देखें तो तेजो महल की थ्योरी क्या है, तो पी.एन. ओक जो राइटर थे और फाउंडर थे इंस्टीट्यूट फॉर री राइटिंग इंडियन हिस्ट्री, इसके जो वो फाउंडर थे वो ये बिलीव करते थे कि मॉन्यूमेंट्स एट्रीब्यूटेड टू मुस्लिम रूलर्स वर एक्चुअली हिंदू इन ओरिजिन। तो उनका कहना ये था कि जो मॉन्यूमेंट्स आज के टाइम पे मुस्लिम रूलर्स ने बनवा रखे हैं वो किसी न किसी टाइम पे हिंदू रिलीजन से बिलोंग किया करते थे। ही आर्ग्यूड दैट शाहजहाँ ताज वॉज इनफैक्ट अ हिंदू टेम्पल। तो उन्होंने कहा कि शाहजहाँ ने जो ताज बनवाया है वो पहले वहाँ पे एक हिंदू टेम्पल हुआ करता था जो भगवान शिव को डेडिकेट था, परहैप्स बिल्ड इन द 4th सेंचुरी, जो कि 4th सेंचुरी में बनवाया था और राजा परमर्दी देव के द्वारा बनवाया गया था, ये भी उनका कहना था। अकॉर्डिंग टू हिम नॉट ओनली वॉज द ताज बिल्ट सेंचुरीज बिफोर द अराइवल ऑफ द मुगल्स, ही वॉज फर्मली एस्टैब्लिश्ड दैट द टर्म ताज महल इज़ अ पॉपुलर मिसप्रोनाउंसिएशन ऑफ द एंशिएंट हिंदू नेम तेजो महल है। तो उनका कहना ये था कि ताजमहल, हालांकि ताजमहल बहुत पहले ही बनवाया जा चुका था मुग़ल एम्परर शाहजहाँ या मुग़ल डायनेस्टी का भारत में आने से पहले। और उनका कहना ये भी था कि जो ताजमहल है वो एक मिस प्रोनाउंसिएशन हो गया है, इससे असली नाम इसका तेजो महल हुआ करता था, उसके बाद अब इसका नाम बदलकर ताजमहल रख दिया गया है। उन्होंने थ्योराइज़ किया है कि तेजो महल जो है उसको डिस्ट्रॉय किया गया
और उसको रेड किया गया मोहम्मद गौरी ने जब भारत को इन्वेड किया 12वीं सेंचुरी में, तो उसके बाद तेजो महल्ले को रेड किया गया, उसको डिस्ट्रॉय किया गया। एंड दैट आफ्टर द डिफीट ऑफ हुमायूं इट पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ जयपुर रॉयल फैमिली। बाद में उसको जयपुर रॉयल फैमिली के पास पास कर दिया गया एंड वाज मैनेज बाय जयसिंह वन। तो जयसिंह ने उसको मैनेज किया, हु वाज अ सीनियर मुगल एम्बेसडर एंड द राजा ऑफ आमेर। He said the temple was then taken over by Shahjahan, who turned into a tomb and renamed the ताजमहल। तो जिस टाइम पर ताजमहल जयपुर की रॉयल फैमिली जयसिंह के पास गया, उसके कुछ टाइम बाद इसको शाहजहाँ ने उनसे टेक ओवर कर लिया और बाद में इसको उन्होंने टॉम्ब बनाकर, एक मकबरा बनाकर इसमें इसको नाम ताजमहल दे दिया। नेक्स्ट न्यूज़ आती है सिल्वर मूवमेंट फॉर टू प्रोपेल अ बे ऑफ बंगाल ड्रीम, यानी कि बिम्स्टेक के ऊपर न्यूज़ आ रही है, जो इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स हैं जिसमें इंडिया का पार्टिसिपेशन भी है, तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 6 जून को मार्क किया जा रहा है कंप्लीशन ऑफ 25 ईयर्स सिंस द 1997 बैंकॉक डिक्लेरेशन। तो 6 जून को 25 साल हो गए हैं 1997 के बैंकॉक डिक्लेरेशन को साइन हुए, जिसके वजह से एक मॉडेस्ट ग्रुपिंग लॉन्च हुई थी जिसका नाम था बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड के जो मेंबर्स थे इनको जोड़कर बना था बिस्टेक, है ना। ये बिम्स्टेक नहीं था उस टाइम पे, 1997 में बिस्टेक था। उसके बाद 3 कंट्रीज इसमें बाद में ज्वाइन किया, नेपाल, भूटान और म्यांमार ने, और उसके बाद इसका नाम हो गया बिम्स्टेक, यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो उसके बाद इसका नाम क्या बन गया, बिम्स्टेक बन गया। काठमांडू समिट हुई 2018 में, इज़ व्यूड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ रीजनल कोऑपरेशन एंड इंटीग्रेशन एंड नॉट जस्ट ऑफ सब रीजनल कोऑपरेशन। तो काठमांडू समिट जब 2018 में हुई बिम्स्टेक की, तो उसमें ये कहा गया कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है रीजनल कोऑपरेशन का, यानी कि जो क्षेत्र में जो कोऑपरेशन करना है हमें, तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट है एंड इंटीग्रेशन, और एक इंटीग्रेशन का यानी कि जुड़ने का प्रयास है ये, ना कि एक सब रीजनल कोऑपरेशन। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक गुट है, छोटा सा एक गुट है, ऐसा नहीं है, ये पूरे रीजन का, यानी कि जितना भी साउथ एशिया का जो रीजन है, साउथ ईस्ट एशिया या साउथ एशिया का जो रीजन है जिसमें ये कंट्रीज़ आते हैं, उन सभी कंट्रीज़ का एक बहुत बड़ा गुट है जो क्या कर रहा है, कोऑपरेट कर रहा है और इंटीग्रेट हो रहा है, यानी कि एकजुट हो रहा है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है, व्हाट इज़ प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा शहरी जो योजना चलाई थी घर बनाने की, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स आ रहे हैं ये कहते हुए कि उसने सिर्फ अपना 50% लक्ष्य ही प्राप्त किया है, इससे ज़्यादा लक्ष्य वे प्राप्त नहीं कर पाए हैं। तो गवर्नमेंट ने जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जिसको लॉन्च किया था वो 25 जून 2015 को लॉन्च किया था, जिससे कि जितने भी बेनिफिशरीज़ हैं, जितने भी लोग हैं, उनको पक्के घर दिए जा सकें 2022 तक। तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन जो है वो 2 स्कीम्स के तहत आती थी, जो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत करी गई थी। इसमें एक अर्बन थी और एक ग्रामीण थी, एक रूरल एरियाज़ की थी। स्कीम के 4 वर्टिकल्स थे। एक तो था इन सितु स्लम रीडेवलपमेंट। इन सितु का मतलब ये होता है कि जो चीज़ जहाँ पर है वो वहीं पे आपको डेवलपमेंट करना है, इन सितु, यानी कि उसकी जो नेचुरल जगह है। तो जो स्लम का रीडेवलपमेंट था, यानी जिस जगह पे स्लम्स हैं उस जगह पे स्लम हटा के वहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग बना दीजिए, ऊंची ऊंची बिल्डिंग बना दीजिए, और उसमें जो फ्लैट्स हैं वो उन ड्वेलर्स को दे दीजिए जो वहाँ स्लम में पहले रहा करते थे। फिर क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम। अब क्रेडिट लिंक्ड यानी कि लोगों को उधार दिया जाएगा, क्रेडिट दिया जाएगा कि आप हमसे उधार लें, बैंकों से उधार लें और अपना घर बनाएं। फिर अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, एक अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप है, और एक बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस है, हाउस कंस्ट्रक्शन और एनहेंसमेंट। तो एक BLC एक स्कीम है, ये भी हम पढ़ते हैं, ये क्या है कि बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन। तो अगर हम इसको देखें तो इसमें कहता है कि BLC वर्टिकल के तहत एक बेनिफिशियरी को 2.5 लाख रुपये मिलते थे गवर्नमेंट से कि वो अपना घर बना सके। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन की जो गाइडलाइन है वो डिफाइन करती है कि एक बेनिफिशियरी फैमिली कौन सी होगी। एक बेनिफिशियरी फैमिली वो होगी जिसमें एक हस्बैंड होगा, एक वाइफ होंगी और उसके अनमैरिड बच्चे होंगे। वहाँ पे डॉटर भी हो सकती है, सन भी हो सकता है, और दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन वो अनमैरिड होनी चाहिए, यानी कि उनकी शादी नहीं होनी चाहिए। द बेनिफिशियरी फैमिली शुड नॉट ओन अ पक्का हाउस। उनका ऑलरेडी एक पक्का हाउस नहीं होना चाहिए, either in his oblique her name or in the name of any member of his family in any part of India। तो उनका कहना यह है कि जो बेनिफिशियरी है जिसको पक्के घर के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत जो बेनिफिट मिलेगा वो उसी पर्सन को मिलेगा जिसके नाम पे, जिसकी वाइफ के नाम पे या जिसकी फैमिली के किसी भी मेंबर के नाम पे पक्का घर पूरे भारत में कहीं नहीं होगा। अगर पूरे भारत में कहीं पर भी उसके नाम पे पक्का घर है तो उसको प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन शहरी के तहत जो बेनिफिट मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। उसके बाद गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई है, गवर्नमेंट ने एक तरीका निकाला है कि जितने भी कंस्ट्रक्शन होता है भारत में
सभी कंस्ट्रक्शन को जियो टैग्ड किया जाए। जियो टैग्ड का मतलब ये होगा कि उसके जो नॉर्थ कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं बेसिकली, वो पता होना चाहिए, जिससे कि जैसे डायरेक्ट हम गूगल मैप्स पे अगर उसको देखें, गूगल अर्थ के थ्रू उसको हम देखें, उस टैगिंग को, हमें दिख जाए कि वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर बना है या नहीं बना है। पहले ये देखा जाता था कि सरकारों में देखा जाता था कि जो सरकारी ऑफिसेज हैं वो काम तो करते थे, लेकिन काम कागज़ों में करते थे, ज़मीन पे काम नहीं करते थे। तो उस टाइम पे क्या होता था कि उन्होंने कागज़ों में तो बता दिया कि यहाँ पे घर बन चुका है, लेकिन अगर हम वहाँ जाके देखेंगे तो वहाँ पे कोई भी घर नहीं होता था, वहाँ पे ईंट भी नहीं रखी होती थी। तो अब सरकार ने इस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए, इस प्रॉब्लम से सॉर्ट आउट करने के लिए वहाँ पे जियो टैगिंग कर दी है कि जहाँ पर भी आप मकान बनाएंगे वहाँ पे जियो टैग कर देंगे। तो अगर जियो टैग होगा तो वहाँ पे अगर मकान नहीं बना होगा तो वहाँ पे वो जियो टैग कर ही नहीं सकते उसको। तो ये सरकार ने इसके लिए एक रास्ता निकाला है कि हम किस तरह से बच सकते हैं। तो जियो टैगिंग क्या है अपना में? तो जियो टैगिंग एक प्रोसेस है ऑफ एडिंग जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, यानी कि आपने जोग्राफिकल यानी कि एक जगह ज़मीन पे एक आइडेंटिफिकेशन दे दिया टू वेरियस मीडिया लाइक फोटोग्राफी। Under the Pradhan Mantri Awas Yojana urban guidelines, it is mandatory for the state government to ensure that all houses built under the scheme are geotagged। तो पहली बात तो ये कहा गया है इसके अंदर कि जितने भी चीज़ें बनेंगी, जितने भी घर बनेंगे, वो सब जियो टैग्ड होंगे। और किसके तहत होंगे? भुवन HFA के तहत, यानी कि हाउसिंग फॉर ऑल एक एप्लीकेशन है, एक ऐप है जिसको इसरो ने डेवलप किया है। तो भुवन ऐप के तहत, भुवन का मतलब भी अपना में मकान होता है, या आप कह सकते हैं कि भवन का मतलब मकान होता है, या फिर हाउस इंग्लिश में कहें तो भवन जो हाउसिंग फॉर ऑल एप्लीकेशन है यानी कि ऐप है, इसके तहत आप जियो टैग करेंगे, बीन डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ द स्कीम। तो ये एक इंडियन जियो प्लेटफॉर्म है जिसको इसरो ने डेवलप किया है, इतना आपको ध्यान रखना है भुवन को। इट इज़ अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन विच अलाउज यूजर्स टू एक्सेस वेरियस मैप रिलेटेड सर्विसेज, यानी कि मैप से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी लोगों को। द एप्लीकेशन ऑल्सो प्रोवाइड्स फैसिलिटी ऑफ जियो टैगिंग ऑफ इमेजेस एंड हाउसेज। तो जियो टैगिंग कर सकते हैं आप इमेजेस की, घरों की। तो इसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत भुवन हाउसिंग फॉर ऑल जो ऐप है उसके तहत। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है साइंस एंड टेक से कि इंसाकॉग क्या है। ये जब कोरोना वायरस भारत में फैला था उसके बाद 2020 में इंसाकॉग भारत के द्वारा बनाया गया था, भारतीय सरकार के द्वारा बनाया गया था, जिससे कि हम जो जीनोम सीक्वेंसिंग है कोरोना वायरस की वो कर सकें और ये पता कर सकें कि ये जो वायरस फैल रहा है ये किस प्रकार से फैलता है। तो रिसेंटली प्रधानमंत्री ने ये अनाउंस किया है कि भारत की जो सार्स कोरोना वायरस 2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम है जिसका नाम इंसाकॉग रखा गया है, उसको भारत के जो नेबरिंग देश हैं यानी कि पड़ोसी जो मुल्क हैं उन तक भी इसका विस्तार होगा। यानी इंसाकॉग सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी जो भारत के पड़ोसी मुल्क हैं उनमें भी काम करेगा। तो इंसाकॉग को शुरू में दिसंबर 2020 में बनाया गया था। एक जॉइंट इनिशिएटिव था भारत की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है उसके द्वारा CSIR के साथ और ICMR के साथ, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उसके साथ CSIR और ICMR। तो इन चारों ऑर्गेनाइजेशंस ने आपस में कोऑर्डिनेशन किया और उसके साइंटिस्ट ने मिलकर फिर एक इंसाकॉग बनाया टू एक्सपेंड द होल जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ सार्स कोरोना वायरस 2। तो जो होल जीनोम सीक्वेंसिंग है वो करी गई सार्स कोरोना वायरस 2 की। द कोरोना वायरस दैट कॉजेज द कोविड-19 डिजीज़। तो सार्स कोरोना वायरस 2 वायरस का नाम है जिसके वजह से कोविड-19 नाम की बीमारी होती है अक्रॉस इंडिया विद द एम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ द वायरस स्प्रेड्स एंड इवॉल्व्स। तो जिससे कि हमें ये समझ में आ पाए कि जो वायरस है वो किस तरह से इवॉल्व होता है, किस तरह से वो पनप रहा है और किस तरह से फैल रहा है, जिससे कि हम उस चीज़ की स्टडी कर सकें। तो इंसाकॉग ने स्टार्ट आउट किया विद द पार्टिसिपेशन ऑफ 10 नेशनल रिसर्च लैब्स, कि भारत में पहले 10 लैब्स के साथ उन्होंने स्टार्ट किया जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हुआ करती थी, और आज धीरे धीरे वो बढ़कर 38 लैब हो गई हैं, जिसमें कि प्राइवेट लैब्स भी हैं जो कि एक हब एंड स्पोक मॉडल पर काम करती हैं। तो हब एंड स्पोक का क्या मतलब होता है कि बीच में हब है, ये हब है, और साइड में आपके क्या हैं, ये स्पोक्स हैं, है ना। जैसे कि एक साइकिल के पहिए में होता है ये स्पोक व्हील्स जो होते हैं, तो ये सब स्पोक्स हैं, और ये जो स्पोक्स हैं ये छोटी छोटी लैब्स हैं जो इन्फॉर्मेशन एक बड़ी लैब को देंगे। ये सभी एक बड़ी लैब को इन्फॉर्मेशन देंगे जहाँ पे सारा डेटा इकट्ठा होगा और यहीं पे डेटा क्या होगा, एनालाइज होगा। द 10 इंसाकॉग जीनोम सीक्वेंसिंग लैब हैंड होल्ड द न्यू लैब्स एंड द पैन इंडिया कंसोर्टियम वर्क्स टू मॉनिटर जेनेटिक वेरिएशंस इन सार्स कोरोना वायरस 2 बाय सेंटिनल सीक्वेंसिंग एफर्ट विच इज़ फैसिलिटेटेड बाय द नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल। तो इन्वॉल्विंग द सेंट्रल सर्विलांस यूनिट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट्स इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम। की एक इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम है जिसके तहत डिजीज़ पे यानी कि बीमारियों पे पूरा सर्विलांस रखा जा रहा है।
INSACOG is also working to establish a systematic correlation between genome sequencing। तो INSACOG इस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है कि एक हम सिस्टमेटिक कोरिलेशन कर पाएँ, यानी कि एक रिलेशन निकाल पाएँ जीनोम सीक्वेंसिंग में और क्लिनिकल आउटकम्स में, यानी कि जो क्लिनिक के आउटकम्स आ रहे हैं उसमें। द कंसोर्टियम इज़ वर्किंग टूवर्ड्स इस्टेब्लिशिंग ए हॉस्पिटल नेटवर्क अक्रॉस द कंट्री। तो यानी कि इस चीज़ में काम कर रहे हैं कि एक अस्पताल का जो पूरा नेटवर्क है, हॉस्पिटल का जो नेटवर्क है, वो पूरे इस्टेब्लिश करने के, यानी कि स्थापित करने की दिशा में काम किया जा रहा है वर्सेस इस सीवियर केसेस ऑफ कोविड-19 एंड टू कैरी आउट अ लॉन्गिट्यूडनल स्टडी टू अंडरस्टैंड लॉन्ग टर्म कोविड पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस। और इस चीज़ पे भी पढ़ाई की जा रही है, इस चीज़ पे भी स्टडी की जा रही है कि कोविड होने के बाद, यानी कि पोस्ट कोविड में अगर किसी पर्सन को जब कोविड हो जाता है तो उसके बाद उसमें क्या सिम्टम्स रह जाते हैं या क्या उसकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, तो इस चीज़ की भी स्टडी की जानी चाहिए। तो इसके ऊपर भी INSACOG काम कर रहा है। डिफेंस से बात करते हैं कि स्ट्रेटेजिक मिसाइल अग्नि 4 का जो ट्रायल है वो सक्सेसफुली टेस्ट फायर की गई है। तो एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है IRBM अग्नि 4, जो APJ अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा से, जिसका पहले नाम व्हीलर आइलैंड हुआ करता था, उसका नाम चेंज करके अब APJ अब्दुल कलाम आइलैंड रख दिया गया है। तो उसके द्वारा उससे लॉन्च की गई है। इस मिसाइल की रेंज जो है 3500 किलोमीटर है और ये अग्नि सीरीज़ की मिसाइल है। नेक्स्ट आता है स्किन टोन। अब देखिए स्किन टोन साइंस एंड टेक की न्यूज़ है ये। गूगल एक काम कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे और ये पता कर रहा है कि स्किन टोन से क्या फ़र्क पड़ता है, यानी कि जो स्किन का रंग है, यानी कि त्वचा का जो रंग है, जैसे कुछ लोगों का त्वचा का रंग सफ़ेद है, यानी कि वाइट है या गोरा है, या कुछ लोगों का रंग काला है, तो उसके वजह से जो रिकग्निशन है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, फेस के थ्रू रिकग्निशन होता है कि उस चीज़ में क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो मोंक स्किन टोन स्केल एक टूल है जो कि प्राइमरीली इनकॉर्पोरेट किया था गूगल ने कंप्यूटर विजन में, विच इज़ अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट अलाउज कंप्यूटर्स टू सी एंड अंडरस्टैंड इमेजेस। जो अलाउ करता है कंप्यूटर्स को कि आप इमेजेस को देखें और उनको समझने की कोशिश करें। तो इट हैज़ बीन फाउंड दैट कंप्यूटर विजन सिस्टम्स ऑफन डू नॉट फंक्शन एज एफिशिएंटली फॉर पीपल ऑफ डार्कर स्किन एज दे डू फॉर दोज विद द फेयर कॉम्प्लेक्शन। तो उसका कहना ये था कि जो कंप्यूटर विजन है, यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, वो गोरे लोगों के प्रति, यानी कि जिनकी स्किन का कलर गोरा होता है, यानी कि फेयर होता है, उनके लिए तो वो अच्छे से काम कर पा रहा है, लेकिन जिनका स्किन का कलर डार्क है उनके लिए वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा। यूजिंग द MST स्केल, गूगल एंड द टेक इंडस्ट्री आर एमिंग टू बिल्ड मोर रिप्रेजेंटेटिव डेटा सेट्स टू सच AI मॉडल्स। उनका काम अब इसी चीज़ पे है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो ब्लैक पीपल हैं, यानी कि जो ब्लैक कलर जिनका स्किन का है, और यानी कि डार्क कहते हैं, ब्लैक कहते हैं उसको, तो डार्क कलर जिनकी स्किन का है, अगर उस पर वो काम नहीं कर पा रहा है तो उस पर भी वो काम करे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको इस तरह से इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है। तो बस ये न्यूज़ है, ये आपको ध्यान रखना है कि मिंक स्किन टोन क्या होता है। अगर इसके ऊपर सवाल पूछा जाए आपसे तो आप वहाँ पे आंसर दे सकें। तो मोंक स्किन टोन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। गूगल का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको यूज़ कर रहा है। चलिए दैट्स ऑल। तो बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, आप इनके नोट्स बना लीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और कोई भी आपका सजेशन है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।